हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टैप में। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है निधि। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का जो हम फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, दैट इज अकाउंटेंसी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे, आज कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को हम। ठीक है जी। तो कल हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि आपके जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो एनजीओज हैं वो कौन से टाइप्स के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं टू नो देयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने पढ़ा था रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ये लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, एंड लास्ट में जिस तरीके से कंपनी बनाती है उस तरीके से ये भी बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। तो हमने जो है तीनों का ही फॉर्मेट भी जाना। तीनों का फॉर्मेट जो था वो बिल्कुल अलग था। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का, उसके बाद लास्ट में उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने देखा कि हम जो है सरप्लस एंड डेफिशिट कैलकुलेट करते हैं, एंड बैलेंस शीट में जो है हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लिख करके टोटल करते हैं उसका और उसको बैलेंस करते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें सेम थी। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे उस क्लास में वो आपने सारे याद रखने हैं कि किस में जो है ओपनिंग बैलेंस आता है, किस में जो है आप करंट कि जो भी आइटम्स हैं वो इंक्लूड करते हो, किसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड करते हो, किसमें नहीं करते। ये सारी चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। तो आज जो है हम क्या करने वाले हैं, आज हम ऐसे आइटम्स या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो आपके ये तीनों ही जो अकाउंट्स है इसमें आते हैं। तो इसमें हम एक तरीके से ये जानेंगे कि किस आइटम का जो है वो रेवेन्यू नेचर होता है और किसका कैपिटल नेचर होता है, तो वो कहाँ पे शो होता है या कहाँ पे हम उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास है सब्सक्रिप्शंस। तो हमने देखा था सब्सक्रिप्शन जो है वो हम लिखते हैं, है ना। सब्सक्रिप्शन हम बैलेंस शीट में भी लिखते हैं, प्लस आपके जो है रिसिट एंड पेमेंट में भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कब सब्सक्रिप्शन को आपने कहाँ पे नोट डाउन करना है, जब वो उसका नेचर किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इसका मीनिंग देखो, सब्सक्रिप्शन होती क्या है। तो सब्सक्रिप्शन जो है उसे मेंबरशिप फी बोलते हैं। मेंबरशिप फी का मतलब है कि जब आप नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हो, जब भी आप ऐड होते हो एज अ मेंबर, तो आप क्या करते हो, आप कुछ फी वहां पे डिपॉजिट करते हो। वॉलेंट्री होती है, जितनी आपकी मर्जी है, या फिर जो भी एनजीओ ने एक फिक्स प्राइस रखा हुआ है या फी रखा हुआ है, तो आप जो है वो मेंबरशिप फी पे करते हो। तो देखो इस फी को जो है आप या तो हाफ हाफ करके या थोड़ा थोड़ा करके भी पे कर सकते हो, या फिर आप पूरे साल की जो है सब्सक्रिप्शन फी इकट्ठे भी पे कर सकते हो। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर whether received or not are shown in the credit side of the income and expenditure account। तो देखो अगर सब्सक्रिप्शन जो आपका करंट ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर, उससे रिलेटेड है, तो आप उसको कहां पे शो करोगे, उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे। ठीक है, पहली बात ये हो गई। एंड सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, दैट इज आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की, आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अगर कोई मेंबर है वो अभी उसने सब्सक्रिप्शन फी पे नहीं करी है और अभी भी मेंबर बना है और इसी साल का जो है उसने सब्सक्रिप्शन फी पे नहीं करी है, तो उसको आप जो है बैलेंस शीट में रख दोगे, किस साइड, एसेट वाली साइड जो है शो कर दोगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अगर आपने सब्सक्रिप्शन कोई भी एडवांस में रिसीव करी है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्योंकि वो आपका करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, एडवांस में ही किसी ने पे कर दिया है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, मतलब ये रिसीव्ड इन एडवांस वाला हो जाएगा। ठीक है, किसी ने पहले ही पे कर दिया है हमें अगले साल का भी, तो इसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है डोनेशन। नेक्स्ट आइटम हमारा इंपॉर्टेंट है वो है डोनेशन। क्योंकि हम एनजीओस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन से ही आता है। तो डोनेशन भी जो है आपके दो टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक एंड जर्नल। तो देखो डोनेशन आर ऑफन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इट इज अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट इन कैश और प्रॉपर्टी। तो डोनेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा कैश में ही मिलेगा, ये कोई अपनी प्रॉपर्टी भी जो है वो डोनेट कर सकता है, अपना कोई एसेट भी डोनेट कर सकता है, कुछ भी वेल्थ में से जो है वो डोनेट कर सकता है एनजीओ को। डोनेशन कैन बी फॉर स्पेसिफिक पर्पस और जर्नल पर्पस। तो देखो कुछ लोग जो है वो
ऐसे ही अपने पैसे दान कर देते हैं, डोनेशन दे देते हैं और बोलते हैं आप इसको जिस चीज में भी है वो यूज कर सकते हो। अगर कोई पैसा डोनेट कर रहा है उसके साथ उसने उसका पर्पस भी बता दिया कि ये जो मैं पैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर रहा हूँ इससे जो है मैं हॉस्पिटल में बनवाना चाहता हूँ, या मैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स की आप लोग हेल्प करते हैं उसके लिए मैं ये पैसा डोनेट कर रहा हूँ। तो उसने अब क्या कर दिया, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये डोनेशन मैं इस काम के लिए दे रहा हूँ, आप इससे ये वाला काम जरूर करना। ठीक है, तो उसे बोल देंगे स्पेसिफिक डोनेशन। तो देखो अब इसको कहाँ पे हम शो करते हैं, व्हेन डोनेशन आर रिसीव्ड are to be utilized for a specific purpose, extension of existing building, construction of new computer laboratory। जैसे किसी एनजीओ ने जो है उसने सोचा हुआ है कि हम जो है स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर लैब्स या कंप्यूटर सीख नहीं पाते हैं उनके लिए हम कंप्यूटर लैब्स बनवाएंगे और वहां पे जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। तो किसी लोग जो है वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने बोला कि हम जो है इसके लिए डोनेशन दे रहे हैं, आप कंप्यूटर लैब्स बनवाओ, इसके लिए हम थोड़ा सा कैश आप लोगों को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो गया स्पेसिफिक डोनेशन का। तो इसको हम जो है क्या करते हैं, इसको हम लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, इसको हम लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं बैलेंस शीट के। नेक्स्ट है जो जर्नल डोनेशन है, मतलब कि आपने पैसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, एनजीओ को दे दिया और बोल दिया कि आप जो है इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, हमने तो सिर्फ दान करना है पैसा। तो देखो व्हेन डोनेशन आर यूटिलाइज्ड टू प्रमोट जर्नल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर कॉल्ड जर्नल डोनेशन एंड इट इज शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसको हम एक तरीके से रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे जर्नल डोनेशन को, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम वाली साइड मतलब राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। और अगर स्पेसिफिक होगा तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे और इसको हम कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है इकट्ठा ही पैसा। और ये जो है आपका जर्नल डोनेशन इनको टाइम टू टाइम मिलता रहता है, हर महीने या फिर हर हफ्ते मिलता रहता है। नेक्स्ट है लेगेसीज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। लेगेसीज का मतलब क्या होता है आपका, it is amount received by non-profit organization as per the will of deceased person is termed as legacy। सपोज करो किसी की डेथ हो गई है ना, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा जो है वो जोड़ कर रखा है, सेव करके रखा है, और उसने जो है डेथ होने से पहले ही लिख दिया है कि मेरी जितनी या इतनी प्रॉपर्टी, इतनी % प्रॉपर्टी या सारी प्रॉपर्टी जो है मैं इस अनाथ आश्रम के या इस ओल्ड एज होम को दान करना चाहता हूँ या मैं इस एनजीओ को डोनेट करना चाहता हूँ, तो उसे बोल देते हैं लेगेसी। अब देखो इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिट। हम इसको कैपिटल रिसिट की तरह कब ट्रीट करेंगे, जब इसमें इकट्ठा ही बहुत सारा अमाउंट किसी ने हमें दे दिया है तब। सपोज करो किसी की डेथ हुई और उसकी जो वेल्थ थी वो थी 10 लाख रुपए, उसने 10 लाख के 10 लाख बोल दिया कि ये आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं दान करके जाना चाहूंगा, अपने डेथ के बाद जो है मेरी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका कैपिटल रिसिट की तरह, और इसको हम कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे बैलेंस शीट के। ठीक है, नेक्स्ट है लेगेसीज ऑफ स्मॉल अमाउंट। अब कुछ लोग जो है वो ऐसे भी करते हैं कि जैसे मेरे डेथ के बाद जो है हर महीने इस ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 रुपए मैं डोनेट करता रहूंगा, या फिर इतने सालों तक 10,000 रुपए जो है हर महीने मेरे अकाउंट से डिडक्ट होते रहेंगे, ये मैं बोल के गया हूँ। तो ये स्मॉल अमाउंट में जो आपको हर महीने आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप किसकी तरह ट्रीट करोगे, रेवेन्यू नेचर की तरह ट्रीट करोगे, और उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे। किस साइड, इनकम की साइड। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इनकम हो रही है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी मतलब जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप ली है, एंटर किया है, तो आप जो है एक एंट्रेंस फी भी पे करते हो टू द एनजीओज या फिर एनपीओज। तो एंट्रेंस फी को हम एडमिशन फी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रेवेन्यू की तरह जनरली ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू रिसिट, क्योंकि इसका कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होता, छोटा ही अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है। तो इसको हम जो है इनकम साइड पे लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि हमने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म तक मेंबर रहना है, तो मैं इसकी एंट्रेंस फी जो हूँ उसके साथ और ज्यादा या फिर पूरे लाइफ टाइम की मेंबरशिप जो है मैं पे कर रहा हूँ एंट्रेंस फी के साथ, तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल रिसिट, और उसको हम जो है फिर किस साइड लिखेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, इसको हम कैपिटल रिसिट की तरह ट्रीट करेंगे। अदरवाइज ये जर्नली रेवेन्यू रिसिट की तरह ट्रीट किया जाता है।
नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, देखो यहाँ पे आ गया लाइफ, मतलब पूरी लाइफ के लिए अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो किसी भी एनजीओ का या किसी भी एनपीओ का, तो आप इकट्ठी फी भी, एडमिशन फी या इकट्ठी मेंबरशिप फी भी पे कर सकते हो। तो जब भी देखो आपने मेन यही चीज याद रखनी है कि जब भी लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट होगा, लार्ज अमाउंट कोई डोनेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। जब भी स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डोनेशन आएगा या पैसा आएगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम जो है रेवेन्यू रिसिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी है, मतलब इकट्ठी आएगी और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आएगा, तो इसको हम कैपिटल रिसिट की तरह ट्रीट करेंगे और इसको जो है हम कैपिटल फंड, जो हेडिंग है आपकी लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के, वहां शो कर देंगे। ठीक है, तो आपने यही याद करते जाना है हर जितने भी आइटम्स आ रहे हैं कि इसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हो, ये कहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अगर आपने कोई एनजीओ का अपने पुराना फिक्स एसेट फर्नीचर बेच दिया या कोई मशीनरी बेच दी, सोफा बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, उससे अगर आपको पैसा आ रहा है तो ये क्या होगा आपका, ये होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट। सपोज करो आपका कोई एसेट जो है वो 50,000 का था, आपने उसको सेल कर दिया 60,000 में, आपने उसको 60,000 में सेल कर दिया, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो जो आपको प्रॉफिट आएगा ऑन द सेल, या फिर अगर लॉस हो गया, इसका उल्टा हो गया, 50,000 का एसेट था और 40,000 में आपने सेल किया और 10,000 का लॉस हो गया, तो आप इसको किधर शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। अगर लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर वाली साइड पे शो करोगे, अगर आपको इनकम होगी, गेन होगा, तो आप इनकम वाली साइड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। तो जो आपके जर्नल्स होते हैं, जो आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो, अपने सर्वे वगैरह करते हो, रिसर्च करते हो, तो आप जो पीरियोडिकल्स प्रिंट आउट निकालते हो और सेल करते हो मार्केट में, अगर उसको सेल करके आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं, क्योंकि ये आपका रेगुलर बेसिस पे पीरियोडिकल्स जाते रहते हैं। तो इसको हम जो है क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, इनकम वाली साइड पे हम इसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। नेक्स्ट है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब अगर कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल आप सेल कर रहे हो और उसको सेल करके सेम आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दोगे। ठीक है, कहाँ पे लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे, सेम जैसे आपका एसेट वाले में हमने पढ़ा। जैसे कि कोई बॉल्स होगी, बैट्स हो गए, आपने सपोज करो कोई आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जो है, जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में जाते हैं या उनके लिए कोई आपने स्टेडियम बनाया हुआ खेलने के लिए, स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए, तो अगर वहाँ पे कोई पुराना मटेरियल है स्पोर्ट्स का, वो आप सेल करते हो, उससे आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप जो है उसको इनकम साइड पे लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। अगर आपको उसको बेच के लॉस हुआ है, तो आप जो है उसको एक्सपेंडिचर वाली साइड पे लिख दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अब देखो ऑनरेरियम किसे बोलते हैं, ऑनरेरियम जो है ऑनर वर्ड से बना हुआ है, तो हम ये उस पर्सन को देते हैं, उस पर्सन को ऑनर देते हैं, अमाउंट होती है ये कुछ, ठीक है, हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एनपीओ जो है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर नहीं होता, उसके अलावा कोई पर्सन जो है एकदम से आया और उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई हेल्प करी वॉलेंटरी, मतलब उसके बदले कोई पैसे चार्ज नहीं किए उसने। फॉर एग्जाम्पल कोई आया और वो चाहता है कि मैं फ्री ऑफ एजुकेशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और मैं भी 1 साल या 2 साल जो है अपना टाइम देना चाहता हूँ और बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूँ आपके एनजीओ के थ्रू, तो उस पर्सन को हमने एक ऑनर अमाउंट दे दिया, हम उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं, हम उसको एक इकट्ठा जब वो गया तो हम उसको ऑनर कर रहे हैं, सभी के सामने रिकग्निशन दे रहे हैं और वो पैसा उसको दे रहे हैं। तो इसको जो है हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम रेवेन्यू नेचर की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम इसमें ज्यादा अमाउंट नहीं देते उस पर्सन को, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट साइड का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर वाली साइड पे लिखेंगे। क्यों, ये हमारा खर्चा है ना, इससे हमारे कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा या इससे जो है हम कहीं पर डोनेट तो नहीं कर रहे, ये तो हम सिंपल उस पर्सन को दे रहे हैं, तो ये हमारा खर्चा हो गया अलग से। नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है, एंडोमेंट फंड होता है कोई भी फंड जो आपका किसी गिफ्ट के थ्रू आ रहा है
या फिर इट इज डिवोटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, या फिर किसी पर्सन ने आपको स्पेसिफिकली किसी काम के लिए वो पैसा डोनेट किया है, उसको बोल देते हैं एंडोमेंट फंड। और इसको हम कैपिटल रिसिट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जनरली एंडोमेंट फंड का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट होता है, तो इसलिए हम इसको कैपिटल रिसिट की तरह ट्रीट करते हैं और लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं बैलेंस शीट के। ठीक है जी, क्लियर है। तो देखो जो भी चीज स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी, यहां से याद कर लेना, जो भी चीज स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी उसे हमेशा हम कैपिटल रिसिट की तरह ट्रीट करेंगे और हमेशा उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट भी जो है वो एनपीओ को, एनजीओ को जो है डोनेशन टाइम टू टाइम देती रहती है, या फंड जो है वो देती रहती है, ताकि सोसाइटी में जो हो वेलफेयर हो, लोगों का भला हो। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो कि गवर्नमेंट के ग्रांट्स पे ही डिपेंड होते हैं, वहीं से जो पैसा आता है वही उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है और वहीं से वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं। तो देखो अगर ग्रांट जो है वो रेकरिंग नेचर का है, रेकरिंग का मतलब है गवर्नमेंट जो है वो उन्हें हर महीने पैसे दे रही है कुछ कुछ अमाउंट में, तो वो हम रेवेन्यू की तरह ट्रीट करेंगे और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे लिखेंगे। अगर गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठा पैसा दे रही है कि ये लो इतने लाख रुपए या इतने हजार रुपए और आपने इसको पूरे साल जो है वो खर्च करना है जिस भी एक्टिविटी में करना है, तो फिर हम उसको जो है वो कैपिटल रिसिट की तरह ट्रीट करेंगे, कैपिटल नेचर की तरह ट्रीट करेंगे और उसको जो है हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है जी। तो देखो जब भी स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है और रेकरिंग नेचर की बात हो रही है, रेकरिंग मतलब जो चीज रिपीट हो रही है या रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, उसको हम जो है वो रेवेन्यू की तरह ट्रीट करते हैं। जो चीज आपके लार्ज अमाउंट में रिसीव हो रही है और नॉन रेकरिंग नेचर की है, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको रिसीव नहीं हो रही है, वंस इन अ वाइल हो रही है, इसको हम जो है वो कैपिटल रिसिट की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है। चल नेक्स्ट है स्पेशल फंड्स। स्पेशल फंड्स क्या है? अब यहाँ पे आपके जब हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा तो हमने देखा था ना कुछ आपके स्पेसिफिक फंड बनाए होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन ने कि ये बिल्डिंग का फंड है, जो भी पैसा आएगा वो हम इसके अंदर लिख देंगे, ये कैपिटल फंड है, इसके अंदर जो पैसा आएगा यहाँ पे लिख देंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट फंड है। तो ये जो आपके स्पेशल फंड्स हैं इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? इसको जो है हम जर्नली कैपिटल नेचर का ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर इस स्पेसिफिक फंड में रेगुलर बेसिस पे पैसा आ रहा है सेम और रेकरिंग बेसिस पे पैसा आ रहा है या फिर स्मॉल अमाउंट पे पैसा आ रहा है, तो हम इसको जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अदरवाइज इसको जो है हम कहाँ पे करेंगे? अपने बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट है स्पेशल रिसिट्स। व्हेन देयर इज अ रिसिट ऑफ अमाउंट बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेशल ओकेजन। अब कोई स्पेशल ओकेजन हो रहा है, कोई फेस्टिवल आने वाला है या कोई न्यू ईयर है, कोई भी है, या फिर क्रिसमस आने वाला है, उस पर किसी ने डोनेट कर दिया पैसा, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए कि यहाँ पे मैं जो है बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे है तो उस दिन जो है मैं बच्चों के लिए इतना पैसा डोनेट करना चाहता हूँ, तो आप जो है इसको बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर देना। तो ये स्पेशल रिसिट हो गया, हमेशा नहीं करता कोई, एक स्पेशल ओकेजन पे किसी ने पैसा दिया है तो इसको आप क्या करोगे? Such amount are created to a separate account and expenses against these receipts are debited to it। तो इसका आप अलग से अकाउंट बनाओगे, इसको आप किसी में भी नहीं लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट, अलग से सेपरेट अकाउंट बनाओगे और जो पैसा यहाँ पे आता रहेगा वो आप लिखते जाओगे। ठीक है। एंड देन द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर जो इसका टोटल आएगा, जैसे आपने इसका अलग से अकाउंट बनाया तो इसका जो टोटल आएगा उसको आप जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे लिख दोगे, क्योंकि ये आपकी इनकम हो रही है, कोई पैसा आपको दे रहा है तो आपके लिए इनकम हो रही है, तो इनकम साइड पे लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो ये आपने याद रखना। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब आ जाते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आपने अखबार या न्यूज़पेपर जो आपके रद्दी में पड़े होते हैं, जो आप पढ़ लिया आपने उसके बाद रखे हुए हैं, तो उसको अगर आप बेच के पैसा कमा रहे हो तो उसको हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा, इसमें आपको लैक्स या 1000 में तो नहीं मिलेगा, है ना। अगर रेवेन्यू रिसिट है, कोई भी रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है, रेवेन्यू नेचर का रिसिट हो रहा है,
उसको आप हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे अगर वो रिसिट है तो। अगर वो खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो उसको आप डेबिट साइड पे लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओवरऑल समरी ये है, मतलब जो भी चीज आपको स्मॉल अमाउंट पे रिसीव हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है, उसको आपने इनकम की तरह ट्रीट करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे लिखना है। जो भी चीज आप रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंस आपका हो रहा है या पे कर रहे हो कोई अमाउंट, उसको आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पे लिखोगे एज एन एक्सपेंस। और सेम इसका उल्टा, अगर कोई भी चीज कैपिटल नेचर का है तो उसको आपने जो है वो कहाँ पे करना है, बैलेंस शीट में शो करना है। तो अगर तो कोई खर्चा है, अगर तो एक्सपेंडिचर है, अगर आप कुछ चीज खर्च कर रहे हो तो उसे हम एसेट की तरह ट्रीट करेंगे और एसेट साइड पे लिखेंगे। अगर कोई चीज आप रिसीव कर रहे हो तो उसको आप जो है लायबिलिटी साइड पे लिखोगे बैलेंस शीट के। ठीक है जी। एंड लास्ट देखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आपने कितने गुड्स यूज करे, आप पूरे साल में कितना सामान जो है वो यूज कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी का सामान, फूड स्टफ, मेडिसिन, इसका भी अलग से जो है एक कैलकुलेशन की जाती है बाय एनपीओज। एंड दीज आइटम्स आर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, दीज आर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उसका आप अलग से कैलकुलेट करते हो कि कितने हमने चीजें कंज्यूम करी है पूरे साल में। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपके जो है सारे एनपीओस के आइटम्स थे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। सब्सक्रिप्शन आ गया सबसे पहले, फिर डोनेशन आ गया, देन लेगेसीज, फिर एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, देन सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, एंडोमेंट फंड, देन गवर्नमेंट ग्रांट, स्पोर्ट्स फंड, देन स्पेशल फंड, स्पेशल रिसिट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस and capital expenditure and calculation of cost of consumable goods। ठीक है जी, चलो अब हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि सीयूटी एग्जाम में आपके आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, What is the main objective of preparing financial statements for non-for-profit organization? सबसे मेन हमारा ऑब्जेक्टिव या एम क्या होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना? तो वो आपका क्या आ जाएगा, टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। ये देखने के लिए कि हमारे पूरे साल में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमें कितना डोनेशन आया है, कितना फंड आया है और हमारे पास कितना पैसा है सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करने का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड टू शो कैश ट्रांजैक्शन ऑफ एन एनपीओ। कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन आप एनपीओ में कौन से अकाउंट में लिखते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। तो देखो हमने पढ़ा था कि हम कैश बुक से डायरेक्टली पोस्ट करते हैं किसमें, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में, जो भी चीज आपकी कैश में रिसीव हुई है या कैश में आपने पे की है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर विच हेडिंग। तो अभी हमने पढ़ा, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर रहे हो तो उसे हम बैलेंस शीट में किसके तरीके से ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं और इसको लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेगेसी डोनेशंस आर जनरली ट्रीटेड एज। तो अभी हमने लेगेसी पढ़ा, लेगेसी क्या होता है कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो वो अपनी मर्जी से एट विल जो है अपनी वेल्थ को डोनेट करके चला जाता है, या तो वो रेगुलर बेसिस पे या फिर आपके इकट्ठा ही कैपिटल नेचर का या लार्ज अमाउंट में पैसा जो है वो डोनेट करके चला जाता है। तो इसको जो है हम जनरली किस तरीके से ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू रिसिट की तरह, कैपिटल रिसिट की तरह, लायबिलिटी की तरह या डिफर्ड इनकम की तरह। तो इसको हम जनरली कैपिटल रिसिट की तरह ही ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू की तरह अगर स्पेशली हमें नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा आपको इसको कैपिटल रिसिट की तरह ट्रीट करना है। तो इसका मतलब ये आपका कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में शो होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, Which of the following is an example of revenue expenditure in an NPO? आपने कोई रेवेन्यू नेचर का मतलब रेगुलर बेसिस पे जो खर्चा है एनपीओ में उसका क्या एग्जाम्पल है, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरीज पेड टू स्टाफ, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, या फिर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। तो देखो ये आपका जो है
वो होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसको आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया है चैप्टर, तो उसके बेसिस पे आपने रिवाइज करना है, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है और इसको हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपका अकाउंटेंसी फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो ये सिर्फ सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, मैंने पहले ही बता दिया था। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए चैप्टर नहीं है, डिलीटेड है वो आपके सिलेबस से। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आप पहली बार इस चैनल पे हमारा लेक्चर देख रहे हैं, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सीयूईटी सिविल स्टैप। यहाँ पे आपको जो है सारे मटेरियल +2 से रिलेटेड +1 जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है या कुछ भी है आपका, आप हमारे चैनल को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एंड इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी बोर्ड एग्जाम या सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने बिजनेस स्टडीज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद इकोनॉमिक्स भी कराया जाएगा जो कि आपके कॉमर्स डोमेन के ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।